Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture we will study about microorganism. आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. हमारे जैसे चैप्टर का नाम ही है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो. मतलब कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव. हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं या फिर वो हमारे शत्रु होते हैं. ठीक है, अब देखिए हमारे सराउंडिंग में ना सेवरल काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिन्हें कि हम देख पाते हैं. लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको हम देख पाते हैं? तो नहीं. कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लासेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है. ऐसे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है ना कि वो हमें अनएडेड आई से दिखाई ही नहीं दे सकते हैं. अब देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पाए जाते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बहुत सारे हैं. ठीक है, हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट काइंड्स के और बहुत डाइवर्स रेंज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं. हर जगह मतलब कहाँ? जैसे कि वो सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं. इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो बिल्कुल ठंडी क्लाइमेट, मतलब कि आप समझ सकते हो जहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम है वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. मतलब कि एकदम बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात ही करें, बैक्टीरिया जो है बिल्कुल बर्फ़ वाली जो जगह है जहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकता है. इसके साथ जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकता है. इसके साथ जो डेजर्ट है, मार्सी लैंड है, वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि एयर है, वाटर है और लैंड है, यहाँ पे तो ग्रो करते हैं. क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं? तो बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं. समझ में आ रहा है? तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो डाइवर्स होते हैं, उनका शेप भी अलग होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो हर जगह हर टाइप के कंडीशन में, हर टाइप के इन्वायरमेंट में उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सके. समझ आ गया? अब देखिए सबसे एक कॉमन से एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसात के समय में जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड उस पे क्या होता है? फंगस लग जाता है. फंगस क्या होता है? फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, तो उस फंगस के कारण क्या होता है? ब्रेड पे जो है पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, है ना. तो फिर हम बोलते हैं वो जो है स्पॉइल हो चुका है ब्रेड, अब हम उसको नहीं खा सकते हैं. एक्चुअली में होता क्या है, ये जो फंगस होता है ना उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है, और जो कि क्योंकि फंगस जो है वो फंगस लग चुका है तो उसको तो हम खा नहीं सकते हैं ना क्योंकि ब्रेड खराब हो चुका है. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारियों को भी पैदा करते हैं. अब वो बीमारी क्या हो सकती है? अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज क्रिएट करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी करते हैं, और हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, तो हमें भी क्या करते हैं? हमें भी वो अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग में मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में. ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि वो बेसिकली 4 मेजर ग्रुप में उनको बांटा गया है. इस चैप्टर के अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो 4. सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें बैक्टीरिया, फिर है फंजाई, देन है प्रोटोजोआ एंड अल्गी. तो आपके बुक में जो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है वो है वायरसेस. ठीक है, वायरसेस के बारे में हम पढ़ते हैं. Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacterium, प्लांट और एनिमल. जो वायरसेस होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका भी साइज काफ़ी छोटे होता है, इसको भी आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो. इसीलिए बोला जा रहा है कि वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक है. और वो कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर. ठीक है, अब देखिए वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, या तो वो प्लांट भी हो सकते हैं या फिर वो एनिमल भी हो सकते हैं. अब कुछ ऐसे भी बीमारियां होते हैं ना जो कि वायरसेस के कारण होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है. ठीक है, जो जुकाम हमें हो जाता है वो भी वायरस के कारण होता है. इन्फ्लुएंजा जिसको कि फ्लू भी कहते हैं, ये भी क्या होते हैं? वायरस के कारण होते हैं. इसके साथ बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं, सीरियस डिजीजेज, जैसे कि पोलियो. पोलियो भी जो है ना वो वायरस के कारण होगा. चिकन पॉक्स भी जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है. ये तो
वायरस के बारे में था। अब कुछ अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के कारण भी हमें डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्री, डिसेंट्री को हम लोग पेचिस भी कहते हैं, एंड मलेरिया। ये सब क्या है, अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया ये तो प्रोटोजोआ के थ्रू हो जाएगा, लेकिन टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो आप देख सकते हो कि वायरसेस के थ्रू क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो कफ होता है वो भी वायरस के द्वारा हो जाएगा, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये सारे वायरस के थ्रू ये हो रहे हैं। वहीं आपके जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिसेंट्री है, मलेरिया है, उसके लिए बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करूँ तो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप जो है एक जैसा होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो शेप है ना, साइज जो है वो वेरी करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया क्या है, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनका शेप क्या होगा, स्पाइरल शेप में होगा। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया दिखाई दे रही है और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि रॉड शेप्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हम दही खाते हैं ना, दही में भी बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो उस बैक्टीरिया जो कि दही में पाया जाता है ना, वो भी किस शेप का होता है, रॉड शेप्ड ही होता है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कोई आपसे पूछ दे, तो आप क्या बताइएगा, कोई किसी ने आपसे पूछा कि दही में जो बैक्टीरिया होता है वो किस शेप का होगा, तो क्या बताइएगा आप, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो नाम है ना, आपको वो रिमेंबर करना ही होगा कि एल्गी में क्या क्या आते हैं। जैसे कि एल्गी में है क्लेमिडोमोनास, एस्पायरोगैरा, प्रोटोजोआ में है अमीबा, पैरामीशियम, एंड बात करें फंजाई, तो फंजाई में है ब्रेड मॉल, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। अब देखिए, वायरसेस के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि वायरसेस जो कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ये सारी बीमारियों को करते हैं, तो उनका शेप कैसा होता है, तो आप देख सकते हो वायरसेस का शेप कुछ इस तरीके का होता है। आप जब उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का वो दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग टाइप की एडवांस लेवल के क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप हैं, तो उनकी मदद से हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो वो एडवांस ही होना चाहिए, तभी हम उनको देख पाएंगे, ऐसे वो विजिबल ही नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेल्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। कहने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, वो सिंगल सेल होगा। एल्गी कुछ होते हैं वो भी सिंगल सेल्ड होंगे, एंड प्रोटोजोआ वो भी सिंगल सेल्ड होते हैं। वही हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो जैसे कि कुछ और भी एल्गी हैं, जैसे कि और फंजाई हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एल्गी को रखा गया है सिंगल सेल में भी और मल्टी सेल, मतलब दोनों की कैटेगरी में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे है कि सिंगल सेल और मल्टी सेल, जो बार बार हम नाम सुन रहे हैं उसका मतलब होता क्या है, सिंगल का मतलब होता है एक, ठीक है, जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, एक कोशिका से बना हुआ, और मल्टी सेलर का मतलब है कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। तो अब आपसे कोई पूछ दे कि आप बताइए कि जो ह्यूमन बींग है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेलुलर, तो हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक सिंगल सेल से हमारी बॉडी बनी है, बहुत सारे सेल लगे हैं, और वो सेल भी क्या है, वो डिफरेंट टाइप के सेल है। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर एक टाइप के सराउंडिंग में वो सर्वाइव कर सकते हैं। हर एक टाइप का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है कोई भी कंडीशन है उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। कहने का मतलब है आइस से लेके, मतलब एकदम बिल्कुल आइसी क्लाइमेट है, बिल्कुल ठंडी वातावरण है, ठंडी क्लाइमेट है, वहाँ से लेके बिल्कुल गर्म जलवायु जो है वहाँ कि जैसे भी, मतलब एकदम आप समझ सकते हो ऐसे ना कि बिल्कुल गर्म हो जलवायु, जहाँ पे कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पे वो पाए जाते हैं, वहाँ पे भी वो पाए जाते हैं। और वहीं बात करूँ डेजर्ट, डेजर्ट वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, मार्सी लैंड है वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड, और इवन हम बात करें ह्यूमन की, अपनी बात करें हम ह्यूमन बींग, हमारी बॉडी की इनसाइड भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है और वो हर जगह सर्वाइव करेंगे। इसके साथ ही सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर
ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, ठीक है, और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और वहाँ पे उनकी बॉडी पे सर्वाइव करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अकेले होते हैं, फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। वहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अकेले रहते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, समूह, ग्रुप, ठीक है, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि कॉलोनी में रहते हैं। तो आप क्या बताइएगा, फंजाई एंड, आप क्या बताइएगा, आप दो नाम पूछेगा तो फंजाई एंड बैक्टीरिया बता देना, और पूछा जाएगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि एलोन रहता है, तो आप बता देना अमीबा। अब देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव, वो हमारे, उनका जीवन में, हमारे जीवन में क्या है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि नहीं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे डे टू डे लाइफ में उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम सिंपल सा बात करें कि जो हम डोसा बनाते हैं, फिर इडली बनाते हैं, उसमें भी हम सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, तब भी वो डोसा और इडली बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट, ईस्ट क्या है, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना, उसका हम यूज करते हैं, तभी ना हमारा जो ब्रेड है, या फिर आप बोल सकते हो डोसा इडली जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो बनता है। समझ में आ रहा है। तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बुरे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ह्यूमन बॉडी, मतलब बात करो कि ह्यूमन लाइफ में उनका काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल है। क्लियर। अब देखिए, अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हम बहुत सारे उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कहने का मतलब है दही अगर हमें बनाना है, दही जमाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या है, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर दूध से दही जमाना है तो हमें लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया, उसकी जो है नीड पड़ेगी। अगर वो लैक्टिक एसिड नहीं रहेगा तो दूध से दही ही नहीं जमेगा। समझ में आ रहा है। तो बैक्टीरिया ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो बताओ कि जरूरी है कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूध से दही जमा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड हो रही है। इसके साथ जो ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड या फिर जो केक है, उसमें भी तो हम ईस्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बुरे नहीं हुए, है ना। हाँ, कुछ है जो कि बीमारी को करते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी भी तो होती हैं। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मतलब कि प्राचीन काल से ही अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से ही अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अल्कोहल को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। इसके साथ आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो हम मेडिसिन खाते हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उनको बनाने के लिए भी बहुत सारे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, एंड बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। समझ में आ रहा है, जीवन के विरुद्ध। तो किसके जीवन के विरुद्ध हम बात कर रहे हैं, तो जो बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीवन के विरुद्ध हम इस दवाई का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का, ताकि वो क्या करें, उनकी ग्रोथ को, जो मतलब किनकी ग्रोथ को, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो रोके, उनको वो क्या करें, कील करें। तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें जो है नीड पड़ती है, हम उसका यूज करते हैं। तो देख सकते हो आपका मेडिसिन, जो बात करें मेडिसिन वाले फील्ड में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। इवन हमें कुछ कुछ कुक करना पड़ रहा है, कुछ हमें बनाना है, उसमें भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत पड़ रहा है। इसके साथ हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्लीनिंग एजेंट भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वातावरण को शुद्ध करने में, साफ करने में भी मदद करते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जो हमारे घरों से ऑर्गेनिक वेस्टेज निकलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का जैसे
छिलका हुआ, ठीक है, वेजिटेबल पील्स। इसके साथ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके जो अवशेष बच जाते हैं, रिमेन्स बच जाता है, उनको जो है तोड़ने में, ठीक है, उनको यूजेबल फॉर्म में लाने में भी बैक्टीरिया का रोल है। तो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो देख सकते हो ना कि वेजिटेबल पील्स है, वो उनको क्या किया जाएगा? उनको डिकम्पोज कराएगा कौन? तो बैक्टीरिया। और इस तरीके से क्या होगा? वो जो डिकम्पोज कर देगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूट भी नहीं होगा। और जो वेजिटेबल पील्स को वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करा रहे हैं, बाद में कुछ एक नए फॉर्म में वो तैयार हो जाएगा वो वेजिटेबल पील। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? उसको जो है खेतों में यूज कर सकते हैं ना। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मैंने आपको बताया ना कि बैक्टीरिया का यूज होता है मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी। तो मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया का यूज हो रहा है। इसके साथ इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब कि सॉइल की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। आगे जो है अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में लाता है ताकि प्लांट जो है उस सॉल्युबल फॉर्म के नाइट्रोजन को यूज कर सकें। क्योंकि प्लांट्स क्या होता है ना, प्लांट्स जो है डायरेक्ट जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है ना, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस प्रेजेंट है, कौन सा है? नाइट्रोजन 78%। उसको क्या करते हैं? वो यूजेबल फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद से सॉइल के थ्रू, रूट के थ्रू वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देख सकते हो कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑफ दिस द बैक्टीरियल लैक्टोबैसिलम बैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर हम बात करें कि दही, जब हमें दही जमाना होता है तो उसमें भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। अब देखिए उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो दही में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, जो क्या करता है कि दूध से दही जमाने में मदद करता है। ये क्या करेगा? इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये अपनी संख्या को क्या करेगा? मिल्क के अंदर बढ़ाता है, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और इस तरीके से दूध से दही बनता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मे अदर फूड आइटम। इसके साथ बैक्टीरिया का जो है अदर चीज़ों को बनाने में भी रोल है। जैसे कि जो पनीर खाते हैं, पनीर को बनाने में भी जो है अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का यूज होते हैं। अब पनीर में भी डाइवर्स टाइप के हैं पनीर, जैसे कि अगर हम बात करें स्विस चीज़ आता है, रॉकफोर्ट चीज़ आता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या है? अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। पिकल्स, पिकल्स में भी बात करूँ तो बैक्टीरिया का रोल है। इसके साथ अदर भी जो फूड आइटम्स हैं उसमें भी जो है बैक्टीरिया का जो है रोल है। आई होप कितनी चीज़ें जो मैं बताई हूँ आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? मतलब कहने का मतलब वही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि अगर हमें डेली लाइफ में जो हम फूड बनाते हैं, जैसे कि सूजी, जो हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, भटूरा, उसमें भी हम क्या करते हैं? हमें जो है सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो नीड पड़ती है ना, वही बताया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी भी बताया गया है। टेक हाफ के जी फ्लोर, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। आपको क्या करना है कि आधा केजी जो है आटा ले लो या फिर मैदा ले लो, उसमें क्या करना है? आपको शुगर मिक्स करना है एंड उसके साथ आपको वार्म वाटर को, मतलब कि गर्म पानी को मिलाना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? थोड़े से अमाउंट में ईस्ट पाउडर डालते हैं ना हम, ईस्ट, तो उससे क्या हो जाता है? वो जो है आटा जो है फूल जाता है। आप कुछ टाइम के बाद देखते होगे फूल जाएगा, उसके साथ क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? तो जब आप इस ईस्ट को डालते हो आटा में और जब उसका एक डो बना लेते हो, उसको गूंद लेते हो, तो कुछ टाइम के बाद 2 घंटे के बाद देखोगे ना, तो जो आटा आपने गूना हुआ है ना वो फूल जाता है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हो मैदा है, उसमें हमने क्या किया? इस पाउडर डाला है और गर्म पानी ऐसे मिक्स कर दिया, उसको गूंद लिया। उसके बाद 2 घंटे के बाद हमने क्या देखा कि ये जो हमने बनाया था, आटा गूंदा हुआ था, वो फूल चुका है। तो एक्चुअली में क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे भी कारण है। देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रेपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब क्योंकि आपने उस मैदे के अंदर क्या डाला है? आपने उस आटे के अंदर डाला है ईस्ट पाउडर। अब ईस्ट क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है आपको? ईस्ट क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, और काफी तेजी से रेस्पिरेशन करता है, रैपिडली करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी के कारण क्या है कि वो जो मैदा है,
ठीक है, वो फूल जाता है, जो आपने डो बनाया है ना वो फूल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो क्या होता है, अब जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसमें होल होता है कि नहीं, तो एक्चुअली में ऐसा होल कैसा बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण उसमें होल भी बन जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। हम लोग को कितना पसंद होता है ना पेस्ट्रीज और केक, और सोचो कि इसको बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें तो भाई थैंकफुल होना चाहिए ये ईस्ट का, है ना। तभी तो क्या कर रहा है, जो है हमें ईस्ट जो है इसमें हेल्प कर रहा है, हम उसको खा रहे हैं और हमें इतना ये डिलीशियस लगता है, राइट। तो आज जो है हमने इसके बारे में पढ़ा। अब जो है अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ना कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अल्कोहल के फॉर्मेशन में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।